ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। कोई इंसान इतना प्यारा कैसे हो सकता है जिसे इंसान तो इंसान जानवर भी प्यार करे। शुरू से अमरप्रीत पढ़ाई में काफी अच्छी थी और पढ़ाई के बाद अपने खानदान की मदद करना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते अमरप्रीत चाहती थी कि पढ़ लिख कर अपने भाई बहनों और वालिदैन की कुछ मदद कर सके। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कई प्राइवेट कंपनियों में काम भी किया, लेकिन उनका मन आवारा जानवरों को देखकर अक्सर मचल जाया करता था। अमरप्रीत को जानवरों की खिदमत करने में बड़ा मजा आता और उसे वो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी समझती। यही वजह है कि अमरप्रीत आवारा जानवरों को अपने शेल्टर पर लाती है, अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखती है। अमरप्रीत को कई सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड और इनामात भी मिल चुके हैं। आइए जानते हैं अमरप्रीत की कहानी उन्हीं की जुबानी। जिंदगी हर पल मुझे एक उम्दा सबक सिखाती है, होती है जब कभी मुश्किल वही रास्ता दिखाती है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ रेशमी ज़िया, आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन, हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी खातून से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी की तमाम जद्दोजहद को पार करके अपना वो मुकाम हासिल किया, अपना नाम और अपनी पहचान बनाई। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही खातून मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी दुख दर्द को समझा। उन्होंने उन सारे जानवरों और परिंदों के लिए बहुत कुछ किया और आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जो उन बेसहारा और जो लावारिस जानवर हैं, परिंदे हैं, उनके लिए काम करती हैं। उनका नाम है अमरप्रीत कौर। अमरप्रीत, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। अमरप्रीत कौर, मैं आपके जब बारे में पढ़ रही थी और मैंने जितना आपके बारे में जाना तो देखा आप वाकई जो बेजुबान है उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, ये कहाँ से आपके दिलो दिमाग में आया कि हमें इसके लिए काम करना चाहिए? कब से? बचपन से। मुझे देखो, मैं सही बताऊं तो मुझे याद नहीं कब से। अच्छा। तो शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटे से इसी तरफ ध्यान, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर हमारे घर आता था रेगुलर, तो मेरा सबसे फेवरेट कॉलम होता था जो जानवरों के बारे में होता था। अच्छा। मैं घर में सबको उनकी फोटो दिखा देती थी एक बारी कि देखो कितना क्यूट है। यहाँ तक कि वो लोग मुझसे बोर हो जाते थे कि अब तो किसी ना पपी की फोटो दिखाएगी, अब तो किसी बिल्ली की फोटो दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तो वो कह लो कि नेचुरली आता है, क्योंकि मेरी नानी जो थी वो रास्ते में कहीं भी बीमार जानवर देखती थी ना तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करती थी, हल्दी तेल डाल दिया। उस जमाने में मिट्टी का तेल मिलता था, वो डाल देती थी। तो एक बचपन में थोड़ी सी यूं लगता है ना कि अच्छा ये क्या कर रही है, मैं उनसे पूछती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि किसी को भी जख्म हो तो ये डालो तो उससे जख्म भर जाता है। अच्छा, ये एक बचपन में पता लग गया, अच्छा हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उस तरफ रुझान था जानवरों की तरफ। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि अब मेरे पड़ोस में कोई जानवर है, वो बीमार है, रुझान है और उस पर नजर ना जाए। तो अब यही हुआ कि छोटे से ही देखना शुरू कर दिया। अच्छा, घर वालों ने तो पता नहीं कुछ कभी मना नहीं किया ये सब करने से। हमारे घर में माहौल ऐसा था कि हमें ना तो कभी किसी धर्म को फॉलो करने से मना किया गया, ना हमें कुछ काम करने से, अगर वो अच्छा है तो हमें कभी नहीं रोका जाता था। तो उनको लगता था चलो अच्छा काम कर रहे हैं, करने दो। तो बस वो पप्पी देखा बीमार है, अच्छा जी उसको हल्दी दूध पिला दो, अंडा मिक्स करके ब्रेड में खिला दो। तो बहुत बारी क्या होता था, ये करने से बच्चा ठीक, तो एनकरेजमेंट सक्सेस से मिलने लग गई कि बच्चे ठीक हो रहे हैं। तो वही चीज धीरे 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 जैसे आपके जैसे लोगों से मिले तो नॉलेज आ जाती है, अच्छा ये भी कर सकते हैं।
फिर किसी और ने बता दिया, जैसे बड़े देखते हैं तो गाइड करते हैं, तो बस ऐसे ही धीरे धीरे। तो मैं ये कह सकती हूँ आपने अपने घर में ही वो माहौल देखा और अपनी नानी से आप इंस्पायर होके आपने जानवरों को ट्रीट करना शुरू किया। कोई ऐसा किस्सा कि जब आपने देखा हो कि कोई भी एनिमल, बहुत से होते हैं ऐसे परिंदे हैं, जानवर, उनको आपने ट्रीट किया हो या एकदम से उनका रेस्क्यू किया हो, आप गई हो, उस टाइम की कोई कहानी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी, ऐसी तो ना बहुत सारी हैं। एक ऐसा किस्सा मैं बताती हूँ। मैं जैसे जनरली क्या होता था, रिक्शे या ऑटो पे जाती थी, तो मैं रास्ते में, मेरी नज़र जानवरों पे रहती है, आज भी रहती है, ताकि रास्ते में कोई मैगट वुंड मिल जाए, जिसके सर के ऊपर जो है कीड़े जख्म पीठ पे हो रखे हैं, ऐसा कोई मिल जाए तो मैं उसी वक्त उतरकर उसकी ट्रीटमेंट करवाती हूँ। अब एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं रिक्शे पे जा रही थी, एक कुत्ता, डॉग, मतलब कुत्ता सही वर्ड है, हम जानवर है, उसका सर पूरा खुला हुआ, उसमें कीड़े पड़े हुए, और वो चला जा रहा। मैंने वहीं पर उतरी, उसके पीछे मैं 5 किलोमीटर चली, और मैंने साथ के साथ एम्बुलेंस अरेंज की। एम्बुलेंस वाला आ गया, और आप मानेंगे नहीं कि जिस दौरान एम्बुलेंस पहुंची उसी वक्त एक ट्रक उसके ऊपर से चढ़ गया। वो एक ऐसा एक्सीडेंट है जो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हम ईश्वर से आगे शायद नहीं जा पाते। तब ये लगता है कि शायद ईश्वर ने उसकी लिखी थी। मैंने कितनी कोशिश कर ली, एम्बुलेंस पहुंच गई, एम्बुलेंस वहीं थी, और सामने से एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक बैक करते हुए उसके ऊपर से ट्रक निकाल दिया। हम तब बहुत बहुत लाचारी महसूस होती है कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, कितनी कोशिश की, सब कर लिया, और वहां पर भी ये एक ऐसा इंसिडेंट है। बाकी तो ज्यादातर ऐसा हुआ है कि 99% केसेस में से एक केस को छोड़ दो तो जहां रास्ते में दिखा है कोई, उसको पिक भी कराया है, उसका इलाज भी कराया है, और उसको जब तक हम अपना मैक्सिमम नहीं कर सके तब तक नहीं छोड़ा। तो ये तो हुई लावारिस जो सड़क पर घूमते हैं, पर कई बार देखने में आता है कि हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में पालते हैं और उसको बहुत प्यार देते हैं और किसी भी वजह से उसको यूं ही सड़क पर छोड़ देते हैं। उस वक्त उनकी क्या मतलब मेंटल स्टेटस होता है? आप उस पर भी अच्छा वर्क कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब ना मैं खुद भी देना चाहती हूँ। देखो, जब एक जानवर को हम अपने घर लाते हैं तो उसके साथ वही रिश्ता हो जाता है जो हमारा अपने बच्चों के साथ होता है। स्पेशली वो जानवर हमें अपना सब कुछ मानता है, ठीक है, उसको हम खाना दे रहे हैं, उसको हम पानी दे रहे हैं, उसको ही सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। अब जब हमने उसको अपने पास रख लिया तो उसे नहीं पता मुझे सड़क से खाना कैसे ढूंढना है, उसे ये नहीं पता मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, उसे ये नहीं पता कि कूड़ा करकट में भी खाना होता है जो मैं खा सकता हूँ। उसको जब हम सड़क पे छोड़ देते हैं तो सबसे पहले तो वो बेचारा समझ ही नहीं पाता मुझे छोड़ दिया गया है, उसे लगता है शायद मैं खो गया हूँ। वो भटकता है, ढूंढता है, उसके ऊपर दूसरे डॉग्स अटैक करते हैं, जब क्योंकि डॉग्स जनरली टेरिटोरियल होते हैं, कैट्स भी टेरिटोरियल होती हैं। अब जब हमें ऐसा कोई भी जानवर मिलता है तो सबसे पहली चीज वो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करता। बहुत केसेस में क्या होता है, जानवर बाइट करता है कि आप मेरे घर के नहीं हो, मुझे टच मत करो। तो बहुत सारे जानवर तो क्या होता है ना कि धीरे धीरे 4-5 दिन में उनको अच्छा खाना दो उनकी पसंद का, तो उन्हें लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये भी मेरा फ्रेंड है तो मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। पर कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास अभी एक केस है, वो हमारे पास 1.5 साल से है। अब वो 1.5 साल में भी अभी तक उसका ये हाल है कि कोई नया इंसान जैसे ही उसके पास जाता है वो उसको बाइट करेगी ही करेगी, वो एक्सेप्ट करती ही नहीं है किसी को भी। उसकी शायद पास्ट लाइफ बहुत बुरी रही है, इंसानों पे ट्रस्ट नहीं करती, मेल्स पे तो बिल्कुल नहीं करती। उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता, पर फीमेल्स को भी एक्सेप्ट करने में उसको कम से कम 1 मंथ लगता है। रोज खाना दो सुबह शाम, तो 1 मंथ के बाद भी वो मैडम अपने मूड से निकलती हैं बाहर, मूड से ही पसंद करेंगी तो करेंगे, नहीं तो आप उन्हें छू नहीं सकते। ये हाल है। तो ये मतलब साइकोलॉजिकली एक जानवर के लिए इतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप इंसान को समझा दोगे, भाई तेरे को छोड़ दिया, जैसे होता है ना प्रेम है तो किसी ने किसी को छोड़ दिया, आप उसको काउंसिल कर सकते हो कि देखो ऐसा है कि उसको नहीं पसंद होगी आप, या वो मतलब कोई भी जेंडर हो, तो आप अब अपना फ्यूचर देखिए या किसी और को देखिए। आप जानवर को नहीं समझा सकते, उसके लिए वन एंड ओनली उसका मालिक, उसकी फैमिली, उसके बाद जो भी है वो शायद एक्सेप्ट कर लेता है, बट कभी भी उनको अपना फैमिली मेंबर नहीं मानता, जिंदगी में कभी नहीं। तभी कहते हैं कि डॉग्स आर द मोस्ट लॉयल। डॉग्स क्या, मुझे लगता है हर जानवर बहुत लॉयल होता है। अब मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपकी बचपन में आप कैसी थी, उन यादों में आपको ले जाना चाहूँगी, उस वक्त का कोई वाकया हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, बचपन की बात जब आती है ना तो अच्छा मुझे बहुत हद तक यही याद आता है कि शायद कुछ बच्चे ना नीरस पैदा होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे होंगे, ठीक है, स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी अच्छे होते हैं, ताकि ना टीचर्स की नजरों में वो सबसे आगे आगे रहें।
तो थोड़ा सा ना मैं उसी टाइप की थी कि मुझे लगता था मैम ना मुझे क्लास में सबसे ज्यादा पसंद करें। अब मैम कैसे पसंद करती हैं, पढ़ाई अच्छी हो, और एक्स्ट्रा करिकुलम जितनी एक्टिविटीज होती थी स्कूल में सब में पार्टिसिपेट करते थे। वो भले डिबेट हो, भले डांस हो, भले मतलब कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले किसका नाम आता था, हम लोगों की फैमिली का। हम लोग 3 बहनें थी, एक भाई, मैं सबसे बड़ी, और उसके बाद 2 बहनें, फिर एक भाई छोटा। अब हमारे जो पिताजी और मम्मी और पिताजी मेरे हैं, वो हम पे ना बहुत मेहनत करते थे। उनका पहला उद्देश्य ये था कि हम पढ़ाई में बहुत अच्छे निकलें। अच्छा, अब हमें डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो मम्मी क्या करती थी, सारा काम छोड़ा, डांस के साथ प्रैक्टिस करवाती थी, ताकि हम लोग जो है अव्वल आए उसमें भी। तो ये एक चीज है ना, जो मैंने बहुत हद तक अपने पेरेंट्स में, और बहुत पेरेंट्स में मुझे लगता है नहीं होती, कि वो क्या करते हैं कि अच्छा बच्चा पढ़े पढ़े पढ़े, वो दूसरी चीजों में कहेंगे बेकार में टाइम वेस्ट मत करो। बट हमने क्या देखा, हमारे घर में पढ़ाई पे जितना जोर दिया जाता था, तो मम्मी ड्राइंग में भी उतना ही अच्छे से, हमारे चार्ट्स या जो प्रोजेक्ट्स बनते थे बेस्ट पापा बनवाते थे साथ में। अच्छा, और उसके बाद डांस है तो मम्मी साथ में घर में प्रैक्टिस करा रही हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगी हुई हैं, तो और इनाम लेकर आते थे। तो ये जो चीज है ना, ये मुझे लगता है अगर सारे पेरेंट्स करें ना, तो बच्चे को कभी ये ना लगे कि अरे मेरे सर पे पढ़ाई का बर्डन है। अच्छा, पहले से अब में बहुत फ़र्क है, लेकिन अब इस टाइम कंपटीशन का ज़माना है और सारे बच्चे हर में पार्टिसिपेट, उनके पेरेंट्स भी उन्हें एकदम इनकरेज करते हैं कि हाँ आप हर चीज़ में आप आगे बढ़े, नॉट ओनली आप इस पढ़ाई की ओर जाएं। तो पेरेंट्स भी बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, मतलब बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं। अब पढ़ाई की बात चल रही है तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, अब मैंने ये भी देखा है और सुना है और पढ़ा भी आपके बारे में कि आप ऐसी लड़कियों को, और बहुत से ऐसे बड़े भी हैं जिनको आप पढ़ाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, स्पेशली कि इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, तो ये कैसे आपने शुरुआत किया? इसकी शुरुआत ना मेरे बचपन से ही हुई थी। मेरे पापा जो है बैंक में जॉब करते थे, तो अब तो रिटायर्ड हैं, तो हम लोगों को एजुकेशन अच्छी दे सकें प्राइवेट स्कूल में, तो वो घर आके ट्यूशन्स पढ़ाया करते थे 2 घंटे 9th 10th को, इंग्लिश मैथ और साइंस की। क्योंकि ट्यूशन्स का माहौल था हमारे घर में, तो धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई तो कुछ बच्चे मैंने भी पढ़ाने शुरू कर दिए। कॉलेज में आई, स्टूडेंट्स मेरे पास आने लग गए। अब मैंने क्या नोट करना शुरू किया कि उनके साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो इंग्लिश को लेकर आती है। अच्छा, मैथ्स भी कर लेंगे, साइंस भी कर लेंगे, इंग्लिश में वो नहीं समझ पाते थे बहुत सारी चीज़ें, और मेरा इंग्लिश पे होल्ड थोड़ा अच्छा था, तो मैंने उनको इंग्लिश की क्लासेस देनी शुरू की। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम ऐसा करो, आप हमें स्पेशली इंग्लिश की स्पीकिंग क्लासेस देने लग जाओ। वहाँ से जब शुरुआत की, तो अब क्योंकि वो सीनियर स्टूडेंट्स थे, उनको इंग्लिश में दिक्कत क्या आती थी, उनके पास डिग्री आ गई, ठीक है, वो जॉब ढूंढने जा रहे हैं, इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा। अब इंग्लिश में इंटरव्यू है, बोलने का मन भी कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहाँ से जो मन में आया कि अच्छा इनको मैं पहले इन्हीं चीज़ों में निपुण करती हूँ। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई, तो वो शुरुआत ऐसी हुई कि बस 1 से 2, 2 से 4, और स्टूडेंट्स पूरे के पूरे ग्रुप के ग्रुप बनने शुरू हो गए। और वहां आकर ये लगा कि हाँ, मैं इस सोसाइटी के लिए अब कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो एक्चुअली में हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ के जा रहा है उसको, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तभी जगह मिलेगी, एमएनसीज में तभी जगह मिलेगी जब वो इंग्लिश बोल सकता है, तभी वो अर्न कर सकता है। तो ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए जहां पर बहुत ही ऐसे घरों से बच्चे थे जिनकी टोटल फैमिली की इनकम उस टाइम 3,000 4,000, पापा एम्ब्रॉयडरी करते हैं किसी छोटे से टेलर के पास, अब वो मेरे पास आ रहा है, उसके बाद उसकी फर्स्ट जॉब लग रही है 8,000 रुपए की। तो ये इतना बड़ा मोटिवेशन था, तो ये लगा कि हाँ, अब मैं वो कर रही हूँ जहां पर लाइफ चेंज हो रही है, फैमिली चेंज हो रही है। और उन्हीं स्टूडेंट्स की अगर मैं आज टोटल फैमिली इनकम देखती हूँ तो 1.5 लाख 2 लाख, वो इतना बड़ा मोटिवेशन है कि यूं लगता है कि हाँ, हमने अब जिंदगी में अगर 2 परिवार भी चेंज कर दिए तो हमने कुछ कर दिया। तो ऐसे तो खैर बहुत स्टूडेंट्स वहां आकर मन ये नहीं करता कि हम पढ़ा रहे हैं, यूं लगता है कि हाँ, आप एक जिंदगी बदल रहे हो, आप एक लाइफ चेंज कर रहे हो। वो जो फीलिंग है बहुत अच्छी। अब उनका परिवार पूरा पढ़ गया ना, आगे वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं अच्छे से, अच्छे स्कूल्स में, बहुत कुछ बदल गया उनकी लाइफ का, अच्छा लगता है। ज़िंदगी बदलने से याद आया, आप ज़िंदगी तो ऐसी बहुत सी लड़कियों की भी बदल रही हैं, उन्हें रोज़गार के काबिल बना रही हैं।
उन्हें आप स्पेशली ख़ास करके जो पार्लर के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आप ऐसे उनको बना रही हैं ताकि वो कल को इसमें खुद जॉब कर सकें, और बहुत सी गर्ल्स के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, यानी विमेन एम्पावरमेंट पे। तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि इन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए? इसके पीछे भी ना एक इंसिडेंट है। मैं क्लासेस लेती थी, मेरे पास बैचेस लगभग पूरा दिन चलते थे। अब उस दौरान अच्छा, लड़कियों को माँ बाप पढ़ाने को तो अब खैर तैयार हो ही जाते हैं कि चलो हम एजुकेशन दें ताकि अच्छे घर में शादी हो जाए। कुछ लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो जॉब करना चाहती थी, पर फैमिली क्या कह रही है कि नहीं जॉब नहीं करनी क्योंकि लड़कों के साथ जाओगी। अब एक लड़की एक दिन रोते हुए आई कि मैम मैं ना सैलून में काम करती हूँ, आज मुझे ना सैलून से निकाल दिया, घर वाले कहीं और जॉब नहीं करने देंगे। तो एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा अच्छा चलो सैलून में जॉब करोगी ना तो हम यहीं सैलून खोल देते हैं और वहां पे तुम जॉब भी करो और तुम लड़कियों को ट्रेन भी करो। क्योंकि ये चीज उस वक्त एकदम से क्लिक की कि बहुत फैमिलीज जो सपोर्ट नहीं करती ना कि लड़की हमारी घर के बाहर जॉब करे, लड़कों के साथ आए जाए, तो सैलून या फिर टेलरिंग उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वहां उन्हें ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें लगता है लड़कियों का काम है, हमारी लड़की सेफ है। ठीक है, उनके विचार मैं ये नहीं कहूंगी गलत है, क्योंकि हमें सबके विचारों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिसका बच्चा है वो जानता है कि मेरे को अपने बच्चे के लिए क्या करना है। तो वहां से शुरुआत हुई सैलून ट्रेनिंग की, और ये चीज मुझे लगी कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम उन लड़कियों को भी एम्पावर्ड कर सकते हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। अब पढ़ी लिखी को तो चलो जॉब हम कहीं भी तलाश देंगे, रिसेप्शन पे भी कर सकती हैं, कम पढ़ी लिखी है तो सेल्स की जॉब कर सकती है शॉप्स पे या शोरूम्स पे। तो कुछ ऐसी लड़कियां जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको क्या कर सकते हो आप, एकदम से तो 2 दिन में या 2 महीने या 2 साल में आप उन्हें नहीं सिखा सकते ना एजुकेशन, उसमें भी टाइम लगता है। तो सैलून इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लड़कियां काम जल्दी सीखकर जल्दी कमाने के लायक होती हैं। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई और हमने शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि आप सारे क्रांतिकारी काम कर रही हैं। आप समाज में जैसे जानवर बेजुबान हैं उनको उठा के उनका रेस्क्यू जो करती हैं, उनको सही टाइम पे उनका इलाज करवाना, फिर बड़े बड़े लोगों को भी आप इस काबिल बना रही हैं कि वो अच्छा उनको जॉब लग जाए, उनको कहीं अच्छी जगह, और ख़ास करके उन लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये सब जो आप कर रही हैं, तो इसको जब आप ये काम करती हैं उस दौरान आपको समाज में, अपने आसपास के लोगों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करने को आई, या कभी कुछ ऐसा महसूस किया आपने? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और मतलब ये जो चीज़ है ना, ये होती है जब भी हम लोग कोई बहुत अच्छा काम करने लगते हैं ना, तो हमें समाज से सपोर्ट की उम्मीद जरूर होती है, बट मैं सही बताऊं तो सपोर्ट अच्छे कामों में कम मिलती है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अभी कोई कहीं सड़क पे अपनी बीवी को मार रहा होगा ना, तो उसको लोग कहेंगे, रोकने जाओगे तो कहेंगे इनके आपस का मामला है, छोड़ो, ठीक है। पर आप कभी रास्ते में किसी को खाना खिलाने बैठ जाओ, स्पेशली किसी डॉग को, 4 लोग आकर कहेंगे क्या खाना खिला रहे हो, मत खिलाओ, यहीं पॉटी करेगा, यहीं सुसु करेगा, ये रात भर भौंकता है। तो उस वक्त लगता है कि जहां पर तो गलत हो रहा है, वहां पर जब आप जाते हो उसको रोकने के लिए तो आपको रोक दिया जाता है। जहां कहीं अच्छा, जिसे हमारे संस्कार कहे जाते हैं, वो हम करने जाते हैं तो हमें 10 लोग रोकने आ जाते हैं, या कहेंगे अरे ये तो पागल है, इसको तो सिर्फ कुत्ते, बिल्लियां, कबूतर यही दिखाई देते हैं, और तो कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ आकर ना प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ये तो एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम बड़ी है इससे बहुत ज्यादा, जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब मान लो हमने एक डॉग उठाना है जिसका एक्सीडेंट हो रखा है, उसकी टांग टूटी हुई है, हम एम्बुलेंस बुलाएंगे, वो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट की एम्बुलेंसेज ही नहीं है, हम प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस को हमें पे करना है, फिर उसको लेके कहाँ जाओगे। अगर आप उसको सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते हो तो वहां पर जनरली गाय भैंस की ट्रीटमेंट ज्यादा होती है, आपको डॉग की ट्रीटमेंट का कुछ मिलेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि हमारा देश एक ग्रामीण देश है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट पशु चिकित्सालय हैं वो बेसिकली उसी चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है, गाय भैंस या बड़े जानवरों की ट्रीटमेंट के लिए। तो आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओगे क्योंकि आप तो उसको बचाना चाहते हो ना, आपने इसलिए उठाया है, आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं उठाया। तो आप उसको जब प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओगे वहां पर भी आपको फीस देनी है, ठीक है। फिर अब उसको सड़क पे वापस नहीं छोड़ सकते क्योंकि उस बेचारी की तो टांग टूटी है, वो चल नहीं सकता, कहीं पड़ा होगा तो कोई गाड़ी उस पर चढ़ जाएगी फिर से। जानवर उसे नहीं बोल सकते तो इसी कोने में बैठा रही हो, हिलियो मत। तो अब आपको उसको कहीं रखना भी है, अब आप कहाँ रखोगे, तो आपको उसके लिए स्पेस चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, देखो सोसाइटी को तो चलो आप फिर भी अनदेखा कर सकते हो, आप उसको बोलोगे कि चलो कोई बात नहीं, कोई बोल रहा है तो हम तब खाना खिला लें जब हमें कोई नहीं देख रहा, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग खिला लें, लेट नाइट खिला लें।
बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल जरूरतें हैं, इसको लेकर हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ आती है। अगर हमें रोज के 10 जानवर दिखते हैं सड़क पे, तो हम 10 के 10 की मदद नहीं कर पाते, क्योंकि कोई एम्बुलेंस वाला फ्री नहीं आएगा, कोई डॉक्टर जो है, देखो जायज सी बात है, जिसने हॉस्पिटल खोला या क्लिनिक खोला उसको हमें फीस देनी पड़ेगी ना, वो फ्री ट्रीटमेंट नहीं करेगा। 100 रुपया कम कर देगा आपका, 150 रुपया कम कर देगा, कुछ तो लेगा। उसके बाद उसको जितने दिन आपने रखना है वो आप जहां रखोगे वहां आपको पैसा देना है। उसके बाद मान लो वो जानवर सड़क पे छोड़ने लायक ही नहीं बचा, उसकी दोनों टांगों को लकवा मार गया, तब क्या करोगे? तब उसको कहाँ रिहेबिलिटेट करोगे? तब ऐसी कोई जगह चाहिए जहां वो पूरी जिंदगी बिता सके। नहीं तो ज्यादातर बोल दिया जाता है इसको ना, पीटीएस कर दो। पीटीएस मतलब पुट टू स्लीप, इंजेक्शन देके खत्म कर दो, क्योंकि इसकी जिंदगी अब इस लायक नहीं बची कि इसको सड़क पे छोड़ा जा सके। अब ये इख्तियार हमें नहीं है, ईश्वर की मर्जी है कि उसे हम रख सकते हैं या उसे हम मार सकते हैं। तो हम उस वक्त हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमें वो जगह दिखा दो, वो जगह मिल जाए जहां पर हम ऐसे जानवरों को रख सके। और भगवान की कृपा से ऐसा है कि अभी तो हमारे पास ऐसी जगह है जहां हम अब रख लेते हैं, पर वरना आज से 2 साल पहले तक हम ढूंढते थे कि हमें कोई जगह मिल जाए। क्योंकि अगर मान लो आपने किसी के पास भेज भी दिया, वो उसको खाना दे रहा है या नहीं दे रहा हमें नहीं पता। जानवर नहीं बोल सकता मुझे कल इसने खाना नहीं दिया या इसने मुझे सूखी रोटी डाल दी। आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, आप पैसे भी दे रहे हो उसके, नहीं, क्योंकि जानवर बेचारा क्या बोलेगा ना, आप ऑन फेथ ऑन ट्रस्ट छोड़ते हो। तो ये जो चीज है ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर हमें लगता है कि हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए इतना कमाने की जरूरत है कि हम कितने जानवर हैं उनको उठाएं और उनका हम ट्रीटमेंट करा सकें। इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अक्सर इस तरह के काम को फैमिली में सपोर्ट नहीं किया जाता है। आपकी फैमिली में आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादातर परिवार के लोग ये काम पसंद नहीं करते, स्पेशली लड़कियां जब करती हैं ना सोशल वर्क, तो पसंद नहीं किया जाता। बट मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला जो मुझे पूरा सपोर्ट करता है। मुझे कभी कभी, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि हमें रोका ही नहीं गया। अगर मतलब जैसे होता है ना कि कुछ फैमिलीज में कि नहीं उसी एक ही रिलीजन को मानना है, यही काम करना है, ऐसे ही लीक पकड़नी है, नहीं, फैमिली का पूरा सपोर्ट। उन्होंने अगर साथ नहीं गए तो उन्होंने कभी रोका भी नहीं। और जो ना रोकना होता है ना, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो मैं ये कहूंगी कि मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों से हूँ जो जब कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें कभी ये नहीं कहा गया कि तुम्हें ये नहीं करना है, बशर्ते कि वो काम सही होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए। आपको उसको बताते हुए ना पेरेंट्स को प्राउड फील हो, ये बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि किसी को बताओ तो प्राउड फील हो। तो पूरा सपोर्ट, पूरा। मुझे तो बहुत इनको देख के डर लग रहा है, इसलिए मैं अंदर नहीं आ रही हूँ। ये क्यों जो पहने हुए हैं, ये क्या मतलब ठंड के वजह से बीमार हैं, क्या है? ये ना बहुत बुजुर्ग डॉग है। अच्छा। डॉग, और सर्दी है, देखो हमें सर्दी लगती है, हाँ, इनको हाँ। भी लगती है, ठीक है। और जब इनको भी सर्दी लगती है तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो है इनको ऐसा कुछ पहनाएं कि इनको सर्दी कम लगे और ठीक है, और खाना मिले। तो इसलिए ये बुजुर्ग डॉग हैं, जो रिटायर्ड डॉग जिन्हें हम बोल सकते हैं, ये रिटायर्ड हैं। इनको अब सिर्फ खाना है, सोना है, आराम करना है, और ये सिर्फ आराम करते हैं यहाँ पे। तो इनको सुबह शाम खाना, हीटर चला देते हैं हम लोग रात में, जिसमें ये आराम से कंफर्टेबली कंबल दे रखे हैं, उसमें बैठते हैं, खाना खाते हैं, और कहते हैं ना रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, मौज ले रहे हैं ये। इनको खाना नहीं ढूंढना। देखो ये 17 साल की है एज पर डॉक्टर। वो 19 साल की है। वो अंदर जो है वो बहुत बुजुर्ग है। ये देखिए जो अब ये आ रही है बाहर, तो और पीछे वो है, वो बहरी है, उसे सुनाई कुछ नहीं देता। अच्छा। अब जिसे सुनता नहीं है, सड़क पे उसको ट्रैफिक की आवाज ही नहीं आएगी, और आवाज नहीं आएगी तो वो एक्सीडेंट में मरेगी। तो ये इस तरह से जो है, ये इस तरह से केसेस हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं। तो ये हमने स्पेशली एक टेम्परेरी सा कमरा बनाया। तो देखो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम खड़ा करें, तो हमने वुड का अरेंजमेंट किया, कहीं से मिल गई, टेम्परेरी अरेंजमेंट करके इनके लिए अरेंजमेंट कर दिया कि बेचारे पिंजरे में भी नहीं ना रहने की जरूरत। अब खुला घूमते हैं जब इनका दिल करता है। अच्छा, बुजुर्ग हैं, सूसू पोटी भी ज्यादा करते हैं। अच्छा। तो अपना बाहर आते हैं, यहाँ पर फ्रेश हो लेते हैं और फिर अंदर जाके आराम करते हैं। तो ये सोच के बस छोटे सा थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रखा है। देखो ये 19 साल की है, जब ये आई थी तो इसके शरीर पे एक भी बाल नहीं था। देखो मतलब मौज, अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। जी जी। अच्छा, वो ब्लाइंड भी है आपने बताया? ब्लाइंड तो देखो ये पार्शली ब्लाइंड है, ये भी पार्शली ब्लाइंड है। वो बहरी है। अंदर हमारे पास एक डॉग है, वो बिल्कुल ब्लाइंड है। वो ब्रीडर ने छोड़ रखी है, पाकिस्तानी बुली, बहुत अच्छी नस्ल की, सड़क पे मिली थी और उसे बिल्कुल नहीं दिखता। तो वो कहाँ रहेगी, उसको कहाँ छोड़ सकते हो? एक तो वैसे उसको पता ही नहीं कुछ भी, और ब्रीड डॉग है, तो उसको हमने स्टेरलाइज करवाया और उसके बाद वो हमारे पास है, लाइफ लॉन्ग हमारे पास रहेगी वो।
आपके अब तक के सफ़र के बारे में तो हमने जाना, लेकिन आपके ख्वाब क्या हैं? वो एक लाइन कहीं पड़ी थी कि बहुत छोटा सा ख्वाब है, बस छोटा सा ही ख्वाब है कि कभी आंखों के सामने कोई ज़रूरतमंद आ जाए, भले वो जानवर हो, इंसान हो, लड़का हो, लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बुज़ुर्ग हो, तो उसको लिए जो ज़रूरत हो वो कर सकूं। भगवान बस उतना बना के रखे, उससे बड़ा कुछ नहीं सोचा कभी भी। आप बहुत ही खूबसूरत काम कर रही हैं और आज आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत मज़ा आया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये हम मुझे शामिल करने के लिए, और दूरदर्शन का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। वैसे तो मैं कुछ नहीं हूँ कि मुझे यहाँ आपने शामिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ना अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, अगर हम उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो हमारी कितनी भी उन्नति, कितनी भी तरक्की सारी बेकार है। अगर हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है तो ही हमारी उन्नति जो है असली उन्नति है। और दूसरी चीज़ लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी मैं कि तालीम हासिल करो, अपने आप को इस लायक बनाओ, पढ़ो लिखो, अपने लिए रोज़गार का कोई ज़रिया बनाओ। क्योंकि जब आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने बच्चे को भी तालीम दे सकते हो, और एक पढ़ा लिखा समाज तभी उन्नत होता है जब उसके अंदर आपके पास रोजगार भी है, आप अपने बच्चे को भी तालीम दे रहे हो, उसको भी कमाने के लायक बना रहे हो। तो एक लड़की के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को उतनी तालीम दे कि वो कल अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और उसके बाद एक छोटा सा पैगाम जानवरों के लिए, प्लीज अपने घर के आसपास के जानवरों के लिए आधी रोटी निकालना शुरू कर दो। उससे ज्यादा नहीं कहते हम, आधी रोटी आप निकालोगे, आधी रोटी दूसरा घर निकालेगा, आधी रोटी तीसरा घर निकालेगा, आपको देखकर और लोग सीखेंगे। तो जितने जानवर है सबका पेट भर जाएगा। और अगर किसी जानवर के छोटा सा जख्म देखो, उस पर सिर्फ और सिर्फ हल्दी डाल दो, इतने से ही उसका ये फायदा होगा कि उसको कीड़े नहीं पड़ेंगे और वो बेमौत नहीं मरेगा। क्योंकि कुत्तों के मरने का सबसे बड़ा कारण उनके कीड़े पड़ना होता है। बस यही छोटा सा पैगाम है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। शुक्रिया दूरदर्शन का। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगी, ऐसे में शिफत अपनी पहचान लो अगर तुम, वरना कहीं भटकोगे सहरा में उम्र भर तुम। अभी भी वक्त है, अपने हुनर को, अपने शौक को पूरा करिए। इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।